हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। जैसे कि मैं फिर से आ चुका हूँ अपनी ऑन एकेडमिक केमिस्ट्री सीरीज पे, जिसमें हम रीजेंट सीरीज हम स्टार्ट कर चुके थे। माय डियर फ्रेंड्स, हमने काफ़ी स्टडी किया था, तो रीजेंट के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके थे, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड के बारे में पढ़ चुके थे, एनबीएस के बारे में भी हमने स्टडी किया था। आज हम एक न्यू रीजेंट के बारे में पढ़ेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें इसको, अगर हम इसको नीट और जेईई मेंस और एडवांस के लेवल पे देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको नेट लेवल पे देखें और सीएसआईआर, तो कहीं ना कहीं अगर आप जहाँ जहाँ केमिस्ट्री पढ़ोगे ये रीजेंट बहुत सबसे इंपॉर्टेंट रीजेंट है हमारा। एक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और एक NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दो रीजेंट की स्टडी हम करेंगे अगले 4 इस वीक के अंदर। इसमें हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टी के बारे में, ये कैसे अटैक करते हैं, इसका स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ऐसे सिमिलरली हम पढ़ेंगे NaBH4 के बारे में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजेंट है और काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं। उससे पहले मैं आपसे थोड़ा सा एक मिनट का डिस्कशन कर लेता हूँ आपके बोर्ड एग्जाम के ऊपर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं करंट में 12th का जो एग्जाम है काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम होने वाले हैं, और इस पर भी हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है काफ़ी मीटिंग्स ले रही है। देखो, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, लेकिन देखो अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो हमारा एनालिसिस कैसे होगा। देखो, हमें अपनी हेल्थ की भी ध्यान रखना है। देखो, गवर्नमेंट को सब देखना है, गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि एग्ज़ाम हो, गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि एग्ज़ाम एक अच्छे तरीके से कंडक्ट करा पाएँ कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कराते हुए। अब मीटिंग में फाइनल हो चुका है कि एग्ज़ाम तो फाइनल होगा। अब फॉर्मेट थोड़ा बाकी है कि फॉर्मेट कैसे चेंज हो सकता है आपका एग्ज़ाम MCQ टाइप हो, एग्ज़ाम में टाइम रिडक्शन हो जाए। बट लोगों का मानना ये है कि देखो विदाउट एग्ज़ाम तो अपना डाटा एनालिसिस नहीं करते ना, नहीं कर सकते। देखो, अगर हम हर चीज़ को प्रमोट करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारी जो स्किल्स हैं वो हम बाहर नहीं आ पाएंगे। देखो, एग्ज़ाम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम भले ही ऑनलाइन हो, भले ही MCQ हो, एग्ज़ाम होना इंपॉर्टेंट इस एस्पेक्ट से है बिकॉज विदाउट एग्ज़ाम यू कांट जज योर पर्सनैलिटी, योर स्किल्स, योर नॉलेज। बिकॉज 12th के बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, IIT का एंट्रेंस होता है, नीट का एंट्रेंस होता है, बहुत सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस कराती हैं, बताइए। और बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज़ हैं वो एग्ज़ाम लेते हैं। जब बताइए बच्चा पढ़ेगा नहीं तो वो एग्ज़ाम कैसे करेगा। कहीं ना कहीं अगर हम एग्जाम नहीं करेंगे, अपनी स्किल्स को एनहेंस नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ तो हम वैसे ही जा रहे हैं। आप सोचिए, हमारी कंट्री काफ़ी मतलब हम बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ के भी जॉब नहीं ले रहे, तो उस लेवल की जॉब नहीं लग पा रही है जिस लेवल की चाहिए। काफ़ी हम में से ऐसे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं इसका सबसे बड़ा लैग क्या है? स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स हो सकती हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी स्किल्स हो सकती हैं। कहीं ना कहीं जो चीज़ उन लोगों को चाहिए वो क्राइटेरिया हम फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखो दिक्कत सबके साथ है, बट उस टाइम को हमें कैसे इम्प्रूव करना है वो आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम सब इस टाइम घर में तो कैसे ना कैसे अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ाएं, जो चीज़ में हम एक्सपर्ट हैं उन चीज़ों को करें, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत टाइम निकालें। तो वो कंडीशन एक सूटेबल नहीं है, हम सब लोग जानते हैं, बट हमको थोड़ा बैलेंस बना के रखना होगा। एग्ज़ाम होना चाहिए, मेरा मानना तो यही है। बाकी तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि विदाउट एग्ज़ाम यू कांट जज योर नॉलेज। ओके, और वैसे भी अब 1 जून को फाइनल हो जाएगा, केस फॉर्मेट में होगा, और क्योंकि केसेस भी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे हैं, यूपी वगैरह में भी काफ़ी वो कम हो चुके हैं, दिल्ली में भी। तो कहीं ना कहीं काफ़ी टाइम मिलेगा आपको, जुलाई का टाइम मिले, जुलाई में एग्ज़ाम होगा तो लगभग 1 महीना मिल सकता है। तो अच्छी तरह एग्ज़ाम दीजिए, स्टडी कीजिए, आगे अपना अप्लाई कीजिए अच्छे एग्ज़ाम्स के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जिसको जो करना है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट रीजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजेंट है, और 12th में अगर आप जाओगे एल्डिहाइड कीटोन कास्टिक एसिड में बहुत पढ़ाया जाता है, क्योंकि ये जो रीजेंट है इसमें हम स्टडी करते हैं कार्बोनिल कंपाउंड की स्टडी। जनरली अगर मैं इस रीजेंट के बारे में बताऊँ, आपने पहले भी इसके बारे में पढ़ा होगा, जाना नाम तो 100% सुना होगा, क्योंकि जो बच्चे 12th में हैं वो इस रीजेंट के बारे में 100% जानते होंगे। नहीं जानते तो आज जान लीजिए, और मैं काफ़ी डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा। 2-3 लेक्चर लूँगा जिसमें हम इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं। होपफुली आपको मेरी वॉइस क्लियर हो। अब इसके बारे में क्या लिख रहा है? इट इज यूज टू रिड्यूस द कार्बोनिल कंपाउंड अलोंग विद अदर कंपाउंड। इस रिएजेंट का यूज क्या होता है? इस रिएजेंट का यूज होता है कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए। कौन से कंपाउंड? कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए विद अदर कंपाउंड। अब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन को मतलब को मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। कार्बोनिल कंपाउंड जनरली बहुत सारे होते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड कई टाइप के होते हैं। देखो, आप अगर आप एल्डिहाइड में जाओगे, कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब ऐसे कंपाउंड, यहाँ देखिए थोड़ा,
ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर C11O ग्रुप प्रेजेंट हो, वो होते हैं कार्बन कंपाउंड। ये जनरली कौन से हो सकते हैं? ये एल्डिहाइड भी हो सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइड में अगर जाओगे तो CHO आ जाता है, तो ये भी है। कीटोन में जाओगे तो वो भी यहाँ पे भी CO2 ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप एसिड में जाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड में तो भी यहाँ पे CO ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आप एस्टर में जाओगे, एस्टर क्या होता है? RC11O OR, वहाँ भी प्रेजेंट है। अगर आप ईथर में जाओगे, ईथर में नहीं होगा लेकिन एस्टर में हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर CO ग्रुप प्रेजेंट है, उस कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज करते हैं। अब सबसे पहली बात हम बात जानेंगे रिड्यूस क्या होता है, ऑक्सीडाइज क्या होता है। बहुत बेसिक्स है, आप 10th में ही पढ़ के आए होगे रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। मैंने बताया ये एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आप बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं? तो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में आपको मैं बताऊँ, बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की नींव भी है, हम ये कह सकते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें बहुत सारी रिसर्च हो जाती हैं, PhD हो जाती हैं इन चीज़ों पे। अब हम जानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। अब रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं क्या होते हैं। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कह सकते हैं हम इनको, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टी जस्ट अपोजिट है। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का काम है एक ऐसे एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो। और रिड्यूस करना और ऑक्सीडाइज करने का मतलब क्या है? देखो, जब भी हम अगर रिडक्शन की बात करते हैं या ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हम दो या बहुत सारी टर्म में समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब जनरली अगर हम बात करें, हम 9th और 10th लेवल पे बात करते हैं या बहुत ज़्यादा बेसिक्स पे आ जाते हैं, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन हमें बताया जाता था कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोई गलत नहीं बताया था, बिल्कुल सही है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होता है। अगर हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म में समझें ऑक्सीडेशन को, तो बताया था कि लॉस ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम एन स्पीसीज एंड गेनिंग ऑफ O2 फ्रॉम एन स्पीसीज इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का आना और हाइड्रोजन का जाना, ये भी क्या है? ये भी एक ऑक्सीडेशन की स्पीसीज है। तो हमने जाना कि इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन है, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन ऑफ रिमूवल हाइड्रोजन, ये भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, वहीं अगर रिडक्शन का देखें, रिडक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की गेनिंग या हाइड्रोजन का आना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या है? एक बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट मीन ये क्या करेगा? दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेगा और सेल्फ ऑक्सीडाइज होगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ऑक्सीडाइज होना, ये चीज़ तो मैंने आपको बता दी। सबसे पहले हम ये जानेंगे इसकी प्रिपरेशन, और इसके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं उसको तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा, जिससे आप इजीली इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कर पाओगे। इससे रिलेटेड दो नेम्ड रिएक्शन भी आती हैं, एक वॉल्फ-किर्चनर रिएक्शन होती है, एक लीमन रिडक्शन रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रिपरेशन। अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए होता है लिथियम हाइड्राइड, क्योंकि हमें चाहिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, तो हमें चाहिए होता है लिथियम हाइड्राइड। तो लिथियम हाइड्राइड हम लेते हैं और उसको रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब बोलोगे अनहाइड्रस क्या होता है? देखो, अनहाइड्रस होता है और एक होता है हाइड्रस। अनहाइड्रस मतलब ऐसी स्पीसीज जिनके अंदर वाटर का कंटेंट ना हो, वाटर ना हो, अनहाइड्रस स्पीसीज बोलते हैं। भैया आपने देखा होगा, हम बोलते हैं हाइड्रेटेड है ये कंपाउंड। हाइड्रेटेड का मतलब है कहीं ना कहीं उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा किसी ना किसी फॉर्म में, वो वाटर की प्रेजेंस में होगा। अब मैंने लिया अनहाइड्रस स्पीसीज लिया, मतलब ऐसी स्पीसीज यहाँ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसको मैं एल्युमिनियम क्लोराइड से रिएक्ट कराता हूँ लिथियम हाइड्राइड को, किसकी प्रेजेंस में? सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। अब सॉल्वेंट कौन सा होता है? सॉल्वेंट यहाँ पे THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, ड्राई ईथर हो सकता है, कोई सा भी एक मैं सॉल्वेंट लेता हूँ। अब ये सॉल्वेंट क्यों चाहिए मुझे? काफ़ी लोग पूछते हैं कि हमें सॉल्वेंट की क्यों रिक्वायरमेंट है। देखो, सॉल्वेंट रिक्वायर इसलिए है, ये हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे हमें। अब कैसे मिलेंगे ये मैं पूरी मैकेनिज्म जब मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तो मैं और अच्छी तरह समझाऊंगा कि हमें सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट क्यों हुई। सिंपल अगर समझो तो यहाँ पे क्या होगा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रिएक्ट करता है जब एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ, तो क्या होता है
यहाँ पे LiAlH4 बनता है और लिथियम क्लोराइड निकल जाता है बाई प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो एक सिंपल रिएक्शन हुई कि हमने लिथियम हाइड्राइड लिया, उसके अंदर हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड डाला और LiAlH4 बन गया। ठीक है, LiAlH4 इसको हम शॉर्ट में LAH भी बोलते हैं, कभी कभी LAH लिखा रहता है, तो डोंट कंफ्यूज, अगर LAH लिखा है उसका मतलब है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, अब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड तो बन गया। अब हम जानेंगे ये कार्बन कंपाउंड को रिएक्ट कैसे करता है, इसके मैकेनिज्म क्या है उसको समझेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें कोई भी कार्बन कंपाउंड चाहिए, हमने ले लिया R(C)(OR), ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब हम जानते हैं कि कार्बन कंपाउंड को जो बॉन्ड होता है CO बॉन्ड बहुत ज़्यादा पोलर होता है। पोलर होने का मतलब है वहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से मतलब क्या है कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन से उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, कार्बन पे आया था डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, जो मैंने दिखाया नहीं है, बट दिखाते हैं डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा नेगेटिव। ये पार्शियल, मतलब थोड़ी यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी जनरेट हो गई। क्या जनरेट हो गई, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन यहाँ पे मिल गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन क्या होता है आप सब लोग जानते होंगे, पढ़ के आए होंगे छोटी क्लासेस में। इलेक्ट्रोफाइल क्या होती है, निक्लोफाइल क्या होती है। इलेक्ट्रोफाइल वो होती है जो इलेक्ट्रॉन लविंग होती है, जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, जिसमें खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। और निक्लोफाइल क्या होती है, निक्लोफाइल वो स्पीसीज जिन पे ऑक्सीजन की, जिन पे इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं होती, जिन पे एक्सिस में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे। निक्लोफाइल मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन दे, और इलेक्ट्रोफाइल मतलब जो निक्लोफाइल से इलेक्ट्रॉन ले। ठीक है, तो अब ये क्या हुआ, यहाँ पे आप देखो कार्बन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया। कैसा सेंटर जनरेट हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर जनरेट हो गया। सो स्टूडेंट अब क्या होता है, अब मेरे पास क्या है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, LiAlH4 है। और इस पॉइंट को अच्छी तरह समझना, लिथियम क्या एक मेटल है। मेटल क्या करते हैं, हमेशा पॉजिटिव चार्ज अपने ऊपर रखते हैं, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी होती है। तो हमने दिखा दिया लिथियम पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा। अब एल्युमिनियम हाइड्राइड में हमारे पास क्या होता है, AlH4 होता है। इसमें हमारे पास हाइड्राइड आयन प्रेजेंट होते हैं। अब हाइड्राइड आयन क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड, आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है, हाइड्रोजन न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो हाइड्रोजन पे हाइड्रोजन दोनों चार्ज रखता है, H नेगेटिव भी होता है, H पॉजिटिव भी होता है। अब H नेगेटिव कहाँ है, H नेगेटिव मतलब होता है हाइड्राइड आयन, मतलब ये यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। इस कंसेप्ट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल होगी वो H नेगेटिव होती है। यहाँ से इसमें दिखाई ये देखिए H क्या करेगा, H नेगेटिव है। H क्या करेगा, ये अटैक करेगा कार्बन पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, और वहाँ पे H लग जाएगा। देखिए जैसे कि दिखाया गया है, H नेगेटिव ने अटैक किया कार्बन पे, और C पे क्या आ गया, यहाँ पे H आ गया। ठीक है, साफ साफ ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, ये जो H है इधर है H, ठीक है, ये आ गया, ओके नो प्रॉब्लम। हाँ, और O पे क्या हुआ, अब C पे नेगेटिव, C पॉजिटिव, H आ गया, O पे क्या नेगेटिव, यहाँ पे O किससे बॉन्ड बना लेगा, O बना दिया एल्युमिनियम से बॉन्ड। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या होगा, देखो हमें क्या है, चार हमारे पास हाइड्रोजन थे, एल्युमिनियम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। तो उसके पास क्या है, 4 हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। अभी एक अटैक किसने किया, केवल एक ने किया है, एक गया है। तो 3 और हाइड्राइड आयन अटैक करेंगे, लेकिन 3 और हाइड्राइड आयन को अटैक करने के लिए 3 और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर चाहिए। वो कहाँ से आएंगे, तो हम क्या करेंगे, 3 और कार्बनिक कंपाउंड को लेके आया, हमें क्या लेके आया, ध्यान से देखिए, 3 और कार्बनिक कंपाउंड को लेके आया। 3 और कार्बनिक कंपाउंड को लेके आऊंगा तो क्या होगा, 3 बार रिएक्शन होगी, 3 बार H जाएगा। तो इसको एक बार में लिख दीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे R ऐसे कितने कंपाउंड होंगे, एक तो ये रहा, 3 और आए तो कितने हो गए, 4 आ गए कि नहीं आ गए मेरे फ्रेंड्स, होल 4 दिखा दिया मैंने। और यहाँ से 3 H रिड्यूस हो गए, बच्चा 3 H खत्म हो गए, क्योंकि 4 H यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे क्या बचा, Al और एल्युमिनियम और लिथियम बचा कि नहीं बचा, समझे। अब ये पहला जो स्टेप होता है वो ध्यान रखना फास्ट स्टेप होता है। क्या होता है, फास्ट स्टेप होता है। लेकिन जो सेकंड स्टेप जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो स्टेप होता है। काफ़ी लोग आपको बताएंगे नहीं कि ये सेकंड स्लो क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। सेकंड स्टेप स्लो होने का रीज़न क्या है, सेकंड स्टेप स्लो होने का रीज़न है, यहाँ पे लिखा है मैंने, बिकॉज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इफेक्ट ऑफ द एल्कोक्सिल ग्रुप इनहिबिट द हाइड्राइड ट्रांसफर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि यहाँ पे जो एल्कोक्सिल ग्रुप होते हैं, एल्कोक्सिल ग्रुप जो होते हैं, ये एल्कोक्सिल ग्रुप है OR, R यहाँ पे देखिए O है, ये देख रहे हो आप, यहाँ पे थोड़ी लग रहा है मुझे, जस्ट एक मिनट वेट कीजिए। हाँ
यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, एक मिनट रुकिए। RCAOCOOLI, ओके नो प्रॉब्लम। कहते कि ये सेकंड स्टेप पे एक स्लो स्टेप था, और यहाँ पे क्या हुआ, ये कंपाउंड फॉर्म होता है। यहाँ पे क्या होता है, मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप पे 5 स्टेप होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारे पास 3 और कार्बन कंपाउंड आते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या था, यहाँ पे 3 और हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। अब इन 3 हाइड्राइड आयन को और अटैक करने के लिए 3 और कार्बन कंपाउंड चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास ये क्या बनता है, RCOH का होल 4 बन जाता है। यहाँ पे क्या बनता है, ध्यान रखिए डियर फ्रेंड्स, ये 4 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अब ये सेकंड स्टेप स्लो स्टेप होता है। मैंने बताया कि सेकंड स्टेप स्लो स्टेप क्यों है, इसका रीजन मात्र इतना होता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट होता है एल्कोक्सिल ग्रुप का, किसका, जो एल्कोक्सिल ग्रुप, जो OR जो है, मैंने बताया था एल्कोक्सिल कौन से होते हैं, जब ऑक्सीजन से कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच है, तो ये एक ऑक्सीजन है और एक पूरा एक एल्काइल ग्रुप मान लेते हैं इसको हम। तो इसका जो विड्रॉइंग इफेक्ट होता है वो यहाँ से जो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर है उसको रोकता है, इनहिबिट करता है। इसी वजह से हाइड्राइड आयन जलती तो है बट बहुत ज़्यादा स्लो जलते हैं, रिएक्शन होती तो है लेकिन स्लो हो जाती है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, स्लो स्टेप होता है। उसके बाद क्या होता है, हम इसमें डालते हैं वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब वाटर और एसिड डालने का रीजन क्या है, वाटर एसिड डालने का रीजन मैंने बताया है कि कार्बन कंपाउंड को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास जो हाफ ऑफ द हाइड्रोजन है वो ट्रांसफर होते हैं एल्युमिनियम क्लोराइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, मतलब जो रीजेंट हमने लिया है वो हाफ ऑफ द हाइड्रोजन तो वो ट्रांसफर करता है कार्बन कंपाउंड को, और जो हाफ ऑफ द हाइड्रोजन जो बचे हुए हैं उसको ट्रांसफर करने में रोल प्ले करता है ये सॉल्वेंट और एसिड। दैट्स व्हाई वी यूज इट इन द फाइनल स्टेप। वाटर और HCl हम डालने का रीजन क्या था कि ये हमारे पास हाफ ऑफ द हाइड्रोजन है उनको ट्रांसफर करते हैं HCl और वाटर के थ्रू, और हाफ ऑफ द हाइड्रोजन हमारे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम दैट रीजेंट जो हमने लिया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये जो रीजेंट है ये जो लिया है, और हाफ ऑफ द रीजेंट इससे ट्रांसफर होते हैं। तो 5 स्टेप में क्या होगा, यहाँ से H जाएंगे, यहाँ H लग जाएगा, बन गया। अब सोचिए कितना सिंपल था। हम बता रहा था, मैं आपको क्या बता रहा था कि अब यहाँ पे फाइनल स्टेप क्या हुआ, एल्कोहल बन गया। हम लेके क्या चले थे, कोई भी कीटोन, कोई भी कार्बन कंपाउंड, और हमारे पास क्या बन गया, OH आ गया। तो फाइनल हुआ क्या हमारा, अगर आप समझो इस रीजेंट में क्या होता है, शॉर्ट में अगर आप समझो तो कोई भी कार्बन कंपाउंड जो C डबल बॉन्ड O है उनका बॉन्ड ब्रेक होगा, एक H ऑक्सीजन पे आएगा, एक H कार्बन पे आएगा, और सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। और आगे प्राइम, ये तो क्योंकि कीटोन तो ऑलवेज सेकेंडरी होते हैं इसलिए अल्कोहल तो सेकेंडरी बनेगा, लेकिन हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड ऐसे आएंगे जिसमें हमारे पास एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड प्राइमरी सेकेंडरी से 3 हो सकते हैं। ओके, तो आगे क्या है, ये तो मैंने पूरा मैकेनिज्म डिस्कस किया, कैसे कैसे LH का प्रिपरेशन क्या है, कैसे ये अटैक करता है कार्बन कंपाउंड। अगली जो लेक्चर होगा उसमें हम क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे हम, देखो जो एग्जाम में तो हम इतना सारा हमें लिखने की जरूरत नहीं है ना हमें लिखना, ये तो बस हमें समझने के लिए था, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी होती है हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि कैसे कैसे अटैक हो रहा है, कैसे कैसे रीजेंट का रोल है, कैसे कैसे सॉल्वेंट अपना रोल प्ले करता है, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, क्या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, कैसे कैसे मेसोमेरिक इफेक्ट कहाँ लगेगा, कहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है, ये बहुत सारी छोटी छोटी टर्म है। मैं तो आपसे बोलूँगा कि आप जब भी आप मेरा लेक्चर ले रहे हैं तो उससे पहले छोटी छोटी टर्म को एक बार रिवाइज कर लें कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, ठीक है, कार्बोकैटायन कार्बोनाइन, ये सारी ये छोटी छोटी टर्म है, इनको पढ़ के आए, ठीक है, क्योंकि जब मैं डिस्कस करूंगा तो इनके बारे में तो डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं रीजेंट ले रहा हूँ, वाइड टॉपिक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे कार्बन कंपाउंड एल्डिहाइड, एस्टर, नाइट्राइल्स, ईथर में तो नहीं करता है, एसिटिक अनाइड्रेट, इनको कैसे रिड्यूस करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग रिएजेंट क्यों है NaBH4 के कंपेरिजन में, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे LH के बारे में, पूरा एप्लीकेशन कैसे कैसे क्वेश्चन है, उसके बाद हम NaBH4 पे आएंगे, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्लीमेंसन रिडक्शन, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको वॉल्फिक्शन रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि सब अब रिड्यूसिंग एजेंट में अब जो रिएजेंट चल रहा है इसमें ही मैं पूरा एक हफ्ता लेकर वीक आपको इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो माय डियर फ्रेंड, आपको कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रहे हैं आप मुझसे क्लियरली पूछ सकते हैं, और मैं तो चाहता हूँ आप जितने भी फ्रेंड्स हैं आप उनको शेयर करें जो इस टाइम 12th में है, क्योंकि अब तो एग्जाम आने वाले हैं 12th के, तो होपफुली जो भी स्टूडेंट जिनको कोई चीज़ घर पे नहीं समझ में आ रही है एक बार वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, एक आइडिया लग जाता है। जब किसी देखो एक एक्सपीरियंस टीचर है या एक्सपीरियंस कोई पर्सन है जो
ऑलरेडी इन चीज़ों को पढ़ चुका है, कर चुका है, एग्जाम दे चुका है, तो वो आपको एक गाइडेंस दे सकता है, आपको डायरेक्शन देने में हेल्प कर सकता है। और मैं इस टाइम आपको हेल्प दे रहा हूँ, तो आपको हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं, बाय।